बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम DSM 5 का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स। एलिमिनेशन मींस रिमूवल, इखराज। यानी जिस तरह हम यूरिनेट करते हैं, जब हम स्टूल पास करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली एलिमिनेशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। जब हम एलिमिनेशन डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि यूरिनेशन और स्टूल का बॉडी से पास करना। अब ये बेसिकली दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं इसमें। पहला डिसऑर्डर जो है दैट इज इनर्सिस और दूसरा इनकॉर्पोरेसिस। यस, इनकॉर्पोरेसिस। अब एक सिंपल इज दैट कि पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज इनर्सिस, दिस इज रिलेटेड टू द रिमूवल और यू कैन से द पैसेज ऑफ यूरिनेशन। और दूसरा जो इनकॉर्पोरेसिस है, दिस इज पैसेज ऑफ feces और स्टूल फ्रॉम द बॉडी। अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह ये बेसिकली डिसऑर्डर बनते हैं। सारे बेसिकली ये बच्चों के डिसऑर्डर हैं और सारे बच्चे जो हैं वो यूरिनेट भी करते हैं, स्टूल पास भी करते हैं। लेकिन डिसऑर्डर ये कैसे बनते हैं, ये हम अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, इनर्सिस इज द persistent inability to control urination that is not consistent with one's developmental age। यानी जो इनर्सिस है, इसमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन। बच्चा जो है वो यूरिन को या पेशाब को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन, ठीक है। वो जिस तरह हम कहते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं या उनका पेशाब निकल जाता है, दिस इज बेसिकली इनएबिलिटी टू कंट्रोल। अब एक हद होती है, एक एज होती है, उस एज तक बच्चे कर देते हैं पेशाब, अपने कपड़ों में कर देते हैं, बेड पे कर देते हैं। उस वक्त तक हम इसको डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। लाइक 5 साल की उम्र तक अगर बच्चा जो है वो यूरिनेशन कर देता है, यूरिन पास कर देता है अपने कपड़ों में, बिस्तर पे, दिस इज नॉट अ डिसऑर्डर बेसिकली। बट व्हेन his or her age exceed from the 5 years, so we will think about that either what is the cause of this process now, what is the cause of this behavior now। क्योंकि अब जो डेवलपमेंटल एज उसकी हो गई है, वो इस काबिल हो गई है कि ही और शी कैन कंट्रोल। उसके मसल्स जो हैं वो इतने मजबूत हो गए हैं कि ही और शी कैन कंट्रोल। बट इफ स्टिल दिस इज नॉट पॉसिबल, स्टिल he or she is not going to control his or her urine, so it means there is some problem। so क्या problem हो सकता है? This is common in children with anywhere from 2 to 10% of children affected। 2 से 10% जो है वो बच्चे affected होते हैं इससे। In the past, 4 criteria for inersis were universally applied। पहले जो था वो DSM 5 से पहले की बात हो रही है कि 4 क्राइटेरिया थे, लेकिन करंटली DSM 5 ने इसको क्राइटेरिया से हटा के, इसको क्राइटेरिया जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जितना भी क्राइटेरिया वो सारे का सारा मीट करना चाहिए, उसमें वो 4 वाला चक्कर नहीं है। उसके अलावा DSM 5 ने इसको सब टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। 3 मेन types of inersis are nocturnal, diurnal and nocturnal and diurnal। अब nocturnal inersis is more common in boys। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि nocturnal क्या होता है, नाइट टाइम। नाइट टाइम जिस तरह बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, ठीक है, बेड वेटिंग हम जिसको कहते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं नॉक्टर्नल। और डिurnal क्या होता है, डे टाइम। डे टाइम किसी भी वक्त, स्कूल में खेलते वक्त, काम करते वक्त, पढ़ते वक्त जो है वो बच्चे इस तरह कर देते हैं। और एक होता है डे टाइम और रात टाइम दोनों, यानी नॉक्टर्नल एंड डिurnal। अब nocturnal inersis is more common in boys। This is also known as bedwetting। Elimination often take place in the first 1/3 of the night। यानी कि रात के जो पहला 1/3 होता है, उसी में जो है बच्चे यूरिनेट कर देते हैं। Which could be caused by behavior inadequate elimination before bed time। किस वजह से ये हो सकता है कि या तो उनका इनएडिक्वेट बिहेवियर होगा बिफोर स्लीपिंग, कि उन्होंने पेशाब नहीं किया होगा या पॉटी नहीं की होगी जो है वो सोने से पहले, या उसके अलावा जो उसका स्ट्रेस या एंजाइटी जो है वो हाई लेवल का होगा। जब वो सो रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा उन पे, माइंड पे, या एंजाइटी होगी, तो जिस वजह से जो है ये यूरिन पास कर सकता है बच्चा बेड पर।
Diurnal enuresis is more likely to happen in the afternoon, ठीक है, when a child is at school or with playmates and thus can be source of embarrassment and teasing from peers. अब क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे कि नेक्टर्नल क्या होता है कि बेड वेटिंग, रात को सोते वक्त पेशाब कर देना बिस्तर पर। लेकिन डियोर्नल क्या होता है, डियोर्नल एनालिसिस का मतलब ये है कि जब स्कूल में बच्चा होता है या बच्चा जब खेल रहा होता है उस वक्त जो उसका जो यूरिनेट कर देता है अपने कपड़ों में, जिसकी वजह से उसको काफी एम्बैरेसमेंट भी होती है और बच्चे जो है उसको तंग भी करते हैं, छेड़ते भी हैं, टीज भी करते हैं। तो अच्छा जी, विद नॉक्टर्नल एंड डियोर्नल एनालिसिस अकरेंस हैपन एनी टाइम वेदर डे और नाइट। जबकि जो तीसरे टाइप है जिसमें नॉक्टर्नल और डियोर्नल, पहली टाइम हमने पढ़ी थी नॉक्टर्नल रात के वक्त, उसके बाद हमने डियोर्नल दिन के वक्त, उसके बाद हमने नॉक्टर्नल और डियोर्नल यानी कि दिन और रात दोनों के वक्त। हमने पहली दो टाइप पढ़ ली है, अब हम बात कर रहे हैं तीसरी जो टाइप है वो विद नॉक्टर्नल एंड डियोर्नल न्यूरोसिस इन्यूरोसिस अकरेंस हैपन एनी टाइम वेदर डे और नाइट, यानी कि रात और दिन में कहीं भी, क्योंकि ये दोनों है ना बेसिकली मिक्स कर दिया गया है दोनों टाइप्स को। Under DSM-5, the main symptoms of inuresis remain the inappropriate elimination of urine involuntarily or intentionally. अगर इसमें दो तरह का जो है वो यूरिन पास हो सकता है, तो इनवॉलंटरी हो सकता है, उसको उसके कंट्रोल नहीं हो, या बच्चा जो है वो इंटेंशनली भी कर सकता है, मतलब वो प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया हो, मसाने पे बहुत ज्यादा जोर पड़ गया हो, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो उसके मसल को जो है वो ढीले छोड़ देता है और यूरिन पास कर देता है। इन यूरोसिस में भी कोमॉर्बिड विद मूड और इमोशनल डिसऑर्डर्स, इसके साथ जो है वो इमोशनली कोमॉर्बिड कर सकता है। कोमॉर्बिड का मतलब होता है साथ साथ चलना, इकट्ठे जो है उनका जो है वो ट्रिगर होना। तो इन न्यूरोसिस जो है वो कोमॉर्बिड करता है मूड डिसऑर्डर के साथ, उसके अलावा जो है वो इमोशनल डिसऑर्डर्स के साथ जो है को कोमॉर्बिड करता है। इट हैज अ हाई लेवल ऑफ कोमॉर्बिडिटी विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी के साथ इसकी जो है वो हाई कोमॉर्बिडिटी देखी गई है रिसर्च में। Anxiety, expression, and insomnia are experienced by persons who have elimination disorders related to distress or social stigma. इस तरह के जो होते हैं लोग वो एंजाइटी, इंसोमिया वगैरह का शिकार हो जाते हैं जो एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स जिनको डायग्नोस हुआ होता है। DSM-5 क्राइटेरिया फॉर इन्यूरोसिस इज एज फॉलो। एपीए ने 2013 में जो DSM-5 क्राइटेरिया दिया है, रिपीटेड वॉइडिंग ऑफ यूरिन, यानी वॉइडिंग का मतलब होता है कि मादों का अखराज, यानी जो बॉल और ब्लैडर जो है वो उसका अखराज, फीसिस का अखराज या यूरिनेशन का अखराज इनटू बेड और क्लॉथ्स। Behavior must be clinically significant as manifested by either a frequency of twice a week, हफ्ते में कम से कम 2 दफा, for at least 3 consecutive months, 3 महीने लगातार, और हर महीने के हर हफ्ते में कम से कम 2 दफा, और द प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। और उसके अलावा क्या है, एक तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि रिपीटेड वॉइडिंग या रिपीटेड यूरिनेशन या रिपीटेड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। दूसरा इसका क्राइटेरिया होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ट्वाइस अ वीक फॉर एटलीस्ट कंसेक्टिव 3 मंथ्स। ठीक है जी, हफ्ते में 2 दफा लगातार 3 महीने। उसके अलावा ये सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस क्रिएट करेगा सोशल, ऑक्यूपेशनल, एकेडमिक लाइफ में और दूसरे जो फंक्शनिंग एरियाज है वहां पर। क्रोनोलॉजिकल एज इज एट लीस्ट 5 इयर्स ऑफ, जी कम से कम बच्चे की जो एज है वो 5 इयर्स होनी चाहिए। The behavior is not due exclusively due to the direct physiological effect or a substance, किसी भी physiological effect, किसी बीमारी, फिजिकल बीमारी की वजह से या मेडिसिन की वजह से या ड्रग्स की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। All of the DSM-5 criteria must be met in order to diagnose an individual's DSM का सारा क्राइटेरिया जो है वो मीट करना चाहिए डायग्नोसिस के लिए। These symptoms must not be due to a general medical condition. अब जनरल मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अंडर द एज ऑफ 5, inappropriate elimination of urine or feces is common as children and are potty trained and learn to control voiding behavior. छोटे जो बच्चे होते हैं बेसिकली 5 साल से छोटे होते हैं, उनके अंदर ये जो है चीज कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त टॉयलेट ट्रेनिंग उनकी चल रही होती है, माँ बाप जो है वो उनको सिखा रहे होते हैं कि कैसे वॉशरूम जाना है, कैसे अपना पोटी पेशाब कंट्रोल करना है, वो सारे जो है वो उनको सिखा रहे होते हैं।
Urinary inconsistencies is considered in neurosis by the DSM-5 when a child is 5 years of age. अब क्या होगा जब 5 साल की उम्र से बढ़ जाएगा बच्चा और अभी भी उसके अंदर जो है वो यूरिनरी इनकंसिस्टेंसीज होंगी, यानी वो अपने यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा, उस वक्त जो है वो हम इसको डायग्नोज करेंगे. द इंसिडेंट रेट ऑफ द नॉक्टर्नल इन्यूरोसिस, नॉक्टर्नल इन्यूरोसिस जो है बेसिकली यानी रात के वक्त जो बिस्तर पर पेशाब कर देना, डिक्लाइन बाय एज, वक्त गुजरने के साथ साथ या उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कम होता रहता है. As the child moves into adolescence, decreasing from, जैसे ही बच्चा adolescence में आता है 20% in 5 years old and 2% in adult, यानी जैसे ही बच्चा adolescence में आता है तो ये 5% रह जाता है, उसके बाद जब adolescence में आता है तो ये 2% जो है वो रह जाता है. More girls experience daytime neurosis while more boys experience nighttime neurosis और bedwetting. लड़कियों में जो है वो daytime neurosis होगा और लड़कों में जो है वो nighttime neurosis को ज्यादा देखा गया है. In adolescence, twice as many boys than girls, यानी कि लड़के जो हैं बेसिकली वो डबल यानी कि डबल होते हैं. डबल से मुराद ये है कि लड़के लड़कियों की निस्बत दुगना इस मर्ज का शिकार होते हैं. Low self-esteem is common in children suffering from ineriosis. वो बच्चे जो ineriosis का शिकार हैं उनके अंदर self esteem जो होगी वो low होगी. Since uncontrolled elimination is associated with babies, children feel ashamed when they experience an inconsistency, even because they cannot control their bladder. Yeah, this is not a very important. इनका प्रोसेस. अब पहले हम बात कर रहे थे यूरिनेशन की, जिसको हमने इन्यूरोसिस का नाम दिया था. अब जो है वो फीसिस या स्टूल पासिंग की हम बात करेंगे. कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनका स्टूल पास कर देते हैं अपने कपड़ों में, यानी पोटी कर देते हैं अपने कपड़ों में या किसी भी जगह पर. इनअप्रोप्रिएट जगह कोई भी हो सकती है, फर्श हो सकता है, कोई सोफा हो सकता है, कोई चेयर हो सकती है या अपने कपड़े हो सकते हैं. जब बच्चे अपना जो है वो स्टूल यानी पोटी जो है वो अपने कपड़ों में करते हैं, कहीं भी करते हैं, दिस इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेसिस. Incorporesis is essentially a repeated passage of feces. In potty के लिए जो यहाँ पे word use हुआ है that is feces. In appropriate places such as on clothing or floor. फर्श पर या कपड़ों में जो है बच्चे अपना स्टूल पास कर देते हैं. While typically the passage is involuntary in nature, ज्यादातर जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है ये, लेकिन इट कैन बी इंटेंशनल इन सम केसेस. लेकिन बाज टाइम जो है ये इंटेंशनल भी हो सकता है. इंटेंशनल कैसे हो जाता है? अगर आपका जो है वो इंटेस्टाइन में या बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो बिल्ड कर दे जो है फीसिस आपके अंदर, तो फिर ये है कि that is not able, children will be not able to control, that's why they pass their faces. If the passage is involuntary, it is often related to constipation. ठीक है जी. जब ये इनवॉलेंट्री होता है तो इसका मतलब ये है कि अक्सर औकात ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है. कब्ज जिनको हो जाती है उनके अंदर फिर ये इनवॉलेंट्री होता है, वो ना चाहते हुए भी सम टाइम जो है फिर वो अपना जो स्टूल है वो पास कर देते हैं. There are a number of key symptoms to keep in mind the diagnosis of incorporesis. कुछ चीजें हैं जिनको हमने ज़हन में रखना है डायग्नोस करते वक्त. सबसे पहले क्या? ओकेजनल पैसेज ऑफ वेरी लार्ज स्टूल्स. बाज औकात कभी कभार जो है वो बहुत ज्यादा स्टूल जो है वो पास कर देते हैं बच्चे. उसके अलावा सेक्रेटिव बिहेवियर एसोसिएटेड विद द एक्ट ऑफ हैविंग अ बॉल मूवमेंट, यानी जो अंतड़ियां होती हैं उनकी मूवमेंट की वजह से भी सम टाइम ऐसा होता है. इन वो यू कैन से नॉर्मल मूवमेंट की वजह से जो है वो बॉल जो है सॉरी जो है वो स्टूल पास कर देता है. इनएबिलिटी टू रिटेन फीसिस बॉल कंसिस्टेंसी, वही चीज आ गई कि जब अंतड़ियों के मूवमेंट की वजह से, उनकी इनकंसिस्टेंसीज की वजह से कुछ हो जाता है. द पैसेज ऑफ स्टूल इज इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस. उसके अलावा जो स्टूल है वो पास कर देते हैं बच्चे इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस में, फॉर एग्जांपल इन द चाइल्ड्स क्लॉथिंग. अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है बच्चे को या बड़े को, लाइक वी आर गोइंग टू डायग्नोस अ डिसऑर्डर और डायग्नोस अ पर्सन विद इनकॉर्पोरेसिस. सो इट मींस कि उसकी जो एज है वो 4 साल से ज्यादा होगी. 4 साल से ज्यादा होगी तो होगा तो वो बच्चा ही, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो. तो आपने देखना है कि उस बच्चे को जो है वो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है या हार्ड स्टूल तो नहीं कर रहा.
According to DSM-5, there are 4 features that must be present to support the diagnosis of encopresis. 4 जो फीचर हैं वो इस डायग्नोस सपोर्ट करते हैं. पेशेंट्स क्रोनोलॉजिकल एज मस्ट बी एट लीस्ट 4 years, कम से कम 4 साल जो है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए इस डायग्नोसिस के लिए. A repeated passage of feces or stool into the inappropriate place, clothing or floor. उसके अलावा जब आपने डायग्नोस करना है तो आपने देखना है कि वो बार बार जो है वो अपना स्टूल पास कर रहा है इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पर, लाइक अपने कपड़ों में या फर्श वगैरह पर. ठीक है जी. उसके बाद एट लीस्ट वन सच इवेंट मस्ट अकर एवरी मंथ फॉर एट लीस्ट 3 months. अब आपने ये भी देखना है कि क्या महीने में कम से कम एक दफा ऐसा होता है और लगातार 3 महीने. The behavior is not attributable to the effect of the substance. वही बात फिर आ जाती है कि ये जो बिहेवियर है स्टूल पास करने का, ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, किसी सब्सटेंस की वजह से, किसी ड्रग यूज की वजह से तो नहीं हो रहा. In making the diagnosis, it is critical that the clinician specify which of the following is present. अब जब भी आपने डायग्नोस करना है तो you must have to keep in mind 2 conditions. First, क्या जो इनकॉर्पोरेसिस है दिस इज विद कॉन्स्टिपेशन एंड ओवरफ्लो या विदाउट कॉन्स्टिपेशन जो है ये है. क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. जब भी आपने डायग्नोस करना है तो आपने ये देखना है कि लिखना है आपने बकायदा डायग्नोसिस में कि विद कॉन्स्टिपेशन एंड विदाउट कॉन्स्टिपेशन. It is estimated that about 1% of 5-year-old have encopresis and that the disorder is more commonly observed in males than in females. ठीक है जी. 1% जो है वो देखा गया है और 5 years old 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें 1% में ये चीज देखी गई है. उसके अलावा ये डिसऑर्डर जो है वो मर्द हजरात में यानी बच्चों में मेल बॉयज में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स. It cannot be properly diagnosed until the mental age of 4 years is reached. अच्छा, उस वक्त तक आप इसको डायग्नोस नहीं कर सकते या प्रॉपरली डायग्नोस नहीं कर सकते जब तक बच्चे की मेंटल एज जो है वो 4 साल तक कम से कम ना हो जाए. If inadequate, inconsistent toilet training is employed or psychosocial stressors are encountered, children may be at high risk of the developing incorporation. अगर माँ बाप जो है वो बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक तरह से ना करें या बच्चा जो है वो साइकोसोशल स्ट्रेसर्स का शिकार हुआ हो बचपन में या किसी ट्रॉमा का शिकार हुआ हो या किसी भी और साइकोलॉजिकल इशू का शिकार हुआ हो स्ट्रेसर का, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो इनकॉर्पोरेसिस का जो है वो डिसऑर्डर अडेप्ट कर लेते हैं या सॉरी डेवलप कर लेते हैं. तो ये था हमारा जी एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स DSM-5 का ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है. यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंटेंट और आपने इसको पढ़ना है और बार बार इसको पढ़ना है. दिस इज नॉट डिफिकल्ट, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ये. आप 1-2 दफा इसको पढ़ेंगे तो आप इजीली जो है वो इसको समझ सकते हैं. ठीक है जी. कोई समझ नहीं चीज आती तो यू कैन call me, contact me, ask me, email me, WhatsApp me, or any from any way, via any way you can contact me. Thank you very much. Allah.